हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है 10th क्लास और हम लोग देख रहे हैं आपका पॉलिटिकल साइंस, और आज हम लोग आपका पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर नंबर 5 को हम लोग आपका देखेंगे और उसको पढ़ेंगे कि जन संघर्ष और आंदोलन क्या थे, कि कैसे कोई आंदोलन आपका जन संघर्ष की आपके शुरुआत से लेकर एक वो अपनी चरम सीमा तक गया, उस सारी चरम सीमा को, उसमें जो जो स्थिति हुई है उनको, क्या क्या स्टेप रहे, कैसे आपके जनता के बीच आपका संघर्ष उठा, उस संघर्ष की पूरी कहानी को, उस पूरे इतिहास को हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ने की, सीखने की कोशिश करेंगे। हमने कल के चैप्टर में जो चीजें पढ़ी थी, कोई भी आपका डाउट हो, कोई चीज आपको समझ नहीं आई हो, तो बच्चों आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न, अपनी क्वेरी मुझ तक भेज सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर आपका कोई प्रश्न है तो। चलिए आज हम आपका चैप्टर नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं और हम ध्यान देते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो चैप्टर नंबर 5 आप लोग देख लीजिए एक बार, हमारे सामने है, ये रहा चैप्टर नंबर 5। देख लिया आप लोगों ने, ठीक है बच्चों। इस चैप्टर नंबर 5 को देखिए, जन संघर्ष और आंदोलन है आपका चैप्टर। इसके हम सारी इकाई को, सारी चीजों को हम लोग एक एक करके बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से इन सारी चीज़ों का हम लोग आपका परिचय करेंगे और इनको जानेंगे कि कौन सी चीज़ क्या है, कहाँ है, क्या स्थिति रही है। इन स्थिति पर हम लोग इस लेक्चर के अंतर्गत आपका बात करने वाले हैं, ठीक, और इसको आपका देखने वाले हैं। तो आपको इन सारी चीज़ों को आपको समझना है, इन सारी चीज़ों को आपको जानना है कि कौन सी चीज़ क्या है और कहाँ है, ताकि हम इनको समझ। देखिए, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि लोकतंत्र में सत्ता का बंटवारा क्यों जरूरी है। कह रहे कि जो हमने पिछला अध्याय था उसमें पढ़ा लोकतंत्र में सत्ता का बंटवारा क्यों जरूरी है, यानी कि हम लोकतंत्र में हम सत्ता का पार्टीशन क्यों करते हैं, क्यों बंटवारा करते हैं, इन सब चीजों को हमने पढ़ा। और सरकार के अलग अलग अंग तथा विभिन्न सामाजिक समूह कैसे सत्ता में हिस्सेदारी करते हैं, और कैसे कोई अगर सामाजिक समूह है वो अलग अलग तरीके से कैसे वो आपकी सत्ता में हिस्सेदारी करते हैं, इसको हमने पिछले अध्याय में भी चर्चा की। और इसी चर्चा को हम लोग क्या करेंगे, अभी आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि सत्ताधारी स्वच्छ नहीं है, अपने ऊपर पड़ने वाले प्रभाव और दबाव से वे मुक्त नहीं रह सकते। लोकतंत्र का अमूना हिस्सा और नजरिए में टकराव चलता रहता है। हितों और नजरियों के इस द्वंद्व में अभिव्यक्ति संगठित तरीके से होती है। कह रहे जो भी हित हैं और जो आपका नजरिया है, जो आपका द्वंद्व है, जो वो अभिव्यक्ति है, उसमें आपका संगठित व आपके तरीके से होती है। जिसके पास सत्ता होती है उसे परस्पर विरोधी मांगों और दबाव में संतुलन बनाना पड़ता है, कि जो भी आपकी बराबर मांग होती हैं उन सबको आपका संतुलन बनाना पड़ता है। इस अध्याय की शुरुआत में हम जानेंगे कि कैसे परस्पर विरोधी मांगों और दबावों के बीच लोकतंत्र अक्सर ग्रहण करता है। क्या करता है कि लोकतंत्र कैसे अक्सर आपका ग्रहण करता है, इन सभी चीजों को हम लोग आपका देखेंगे। इस चर्चा के क्रम में हम यह जानेंगे कि आम नागरिक विभिन्न तरीकों तथा संगठनों के सहारे लोकतंत्र की अपनी भूमिका निभाते हैं, कि किस तरह से लोग अपने संगठन में, इस तंत्र में अपनी भूमिका निभाते हैं, और इसको हम लोग आपका जानेंगे। अध्याय में हम राजनीति के प्रभाव से आप प्रत्येक तरीके से, यानी कि दबाव और समूह और आंदोलनों के बीच की आपकी चर्चा करेंगे, कि कैसे जो आपके राजनीति के आपको प्रभाव करने वाली चीज हैं, उन चीजों को, उन सारे दबाव को और समूह को इस आंदोलन में हम लोग क्या करेंगे, आपकी चर्चा करेंगे। इस तरह अगले अध्याय की बातों के लिए तैयार होंगे कि राजनीतिक सत्ता को राजनीतिक दलों के जरिए नियंत्रण करके कैसे हम लोग उस तरीकों को प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो सबसे पहले इस लेक्चर में हम लोग यहाँ से जो अपनी कहानी है, जो अपनी गाथा है, हम उसको प्रारंभ करते हैं और उसको देखते हैं, नेपाल और बोलीविया में जन संघर्ष। तो नेपाल पार्ट है एशिया का और बोलीविया जो आपकी कंट्री है, बोलीविया पड़ेगी आपको साउथ अमेरिका में, वहाँ की कंट्री है बोलीविया, ठीक। अब देखिए, क्या आपको पोलैंड में लोकतंत्र की जीत की कथा याद है। कह रहे जो हमने पोलैंड की कहानी पढ़ी थी आपके चैप्टर में, वो कथा आपको याद है।
हमने इसके बारे में पिछले साल कक्षा 9 की पुस्तक के पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं। यह कहानी हमें लोकतंत्र की रचना में जनता की भूमिका याद दिलाती है कि किस प्रकार की रचना है और जनता की क्या आपकी भूमिका है, उस भूमिका को हमको याद दिलाती है। आइए इस तरह की दो हाली घटना के बारे में पढ़ें और जानने के लिए लोकतंत्र की सत्ता का कैसे इस्तेमाल होता है। हम लोग थोड़ा इस पर आपकी बात करेंगे कि कैसे ये सारी चीजें होती हैं। इस पर हम लोग आपकी एक एक करके आपकी चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, आइए देखिए। नेपाल में लोकतंत्र का आंदोलन, कि नेपाल में किस तरह से आपका लोकतंत्र का जो आंदोलन है वो आपका प्रारंभ हुआ। उस आंदोलन को हम लोग आपका पढ़ने का, जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, सन 2006 के अप्रैल माह में नेपाल एक विलक्षण जन आंदोलन उठ खड़ा। शायद आपको याद ही होगा कि नेपाल लोकतंत्र की तीसरी लहर के देश में एक है। कैसी है बच्चों ये लोकतंत्र की आपकी तीसरी लहर है नेपाल के, जहां लोकतंत्र 1990 के दशक में कायम हुआ। कब हुआ? 1990 के दशक में। नेपाल में राजा औपचारिक रूप से राज्य का प्रधान बना रहा, और राजा क्या था आपका? औपचारिक रूप से राज्य का जो प्रधान था वो बना रहा। लेकिन वास्तव में सत्ता का प्रयोग जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में था। और वास्तव में कौन था? कि जनता के जो आपके निर्वाचित लोग थे उनके हाथों में था। अत्यंत राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र, इस संक्रमण को राजा का ब्रेंदर ने स्वीकार किया। जो वहां के आपके राजा थे, राजा ब्रेंदर, उन्होंने क्या काम किया? इसको स्वीकार किया। लेकिन शाही खानदान एक रहस्य में आपके कत्लेआम राजा ब्रेंदर की हत्या हो गई। आप कह रहे कोई ऐसा आपका रहस्य में हो गया जिसे जो आपके राजा ब्रेंदर थे उनकी हत्या हो गई। नेपाल के नए राजा ज्ञानेंद्र लोकतंत्र शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। अब जो नए राजा बने ज्ञानेंद्र, उन्होंने साफ इंकार कर दिया कि वो लोकतंत्र को एक्सेप्ट नहीं करते। अब समस्या हो गई। जो पहले राजा थे वो लोकतंत्र में बिलीव कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, वो उसके लिए तैयार हैं। लेकिन नेपाल के जैसे दूसरे आपके शासक बने ज्ञानेंद्र, उन्होंने मना कर दिया कि मैं इसको एक्सेप्टेबल नहीं है और मैं लोकतंत्र का जो शासन है मैं उसको स्वीकार नहीं करता। लोकतंत्र रूप से निर्वाचित सरकार अलोकप्रियता और कमजोरी का फायदा उठाता था। उन्होंने उठाया। आप कह रहे कि एक तो ज्यादा पॉपुलर नहीं थी, ज्यादा फेमस नहीं थी, और उस समय क्या थी आपकी बच्चों? कमजोर भी थी। तो उन्होंने क्या किया? उन सब चीज का फायदा उठाया और सन 2005 की फरवरी में राजा ज्ञानेंद्र ने तत्कालीन प्रधानमंत्री अब्दा के द्वारा जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया। और उसका आंदोलन का सिंपल ये मीनिंग था कि राजा के हाथों में जो आपकी सत्ता या बागडोर जो लोकतंत्र चला गया है उसको वापस जनता के हाथों में सौंपना। क्योंकि लोकतंत्र क्या है? क्या मतलब है कि शासन जो होगा या शासन की जो बागडोर हो किसके हाथ में होनी चाहिए? जनता के हाथ में, ना कि राजा के हाथ में। इसी को लेकर यह आंदोलन, ये सारे संघर्ष होंगे और जिसको हमको समझना है। क्लियर है बच्चों? तो उसी संघर्ष की कहानी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और उनको सीख रहे हैं। संसद की सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने एक 7 पार्टी अलायंस यानी कि सप्तदलीय संगठन SPA का बयान और आपका नेपाल की राजधानी काठमांडू में 4 दिन के एक बंद का आह्वान किया। अब क्या करेंगे कि जो काठमांडू है, जो आपकी राजधानी है नेपाल की, हम उसको 4 दिन तक आपका बंद करेंगे। और बंद करने के बाद ये उन्होंने आह्वान कर दिया कि हम लोग लॉकडाउन रखेंगे, ऐसा मानिए संपूर्ण बंद रहेगा। इस प्रतिरोध ने जल्द ही अनियंत्रितकालीन बंद रूप से लागू कर दिया। और क्या हो गया? अनिश्चित रूप से उसको लागू कर दिया कि हाँ हम इसको ऐसा करेंगे और पता नहीं कब तक होगा। एक बार ये जन संघर्ष का जो फोटो है आपको देख लेना चाहिए कि नेपाल में किस तरह से कम्युनिस्ट पार्टी इस तरह को उसको लीड कर रही थी। देखिए, आपको पता होना चाहिए ये जो लाल रंग का झंडा है और इसमें जो ये बना हुआ है हथियार दांती टाइप में, और हथौड़ी जो है ये आपका रेड कलर, ये इंडिकेट है आपका किसका? कम्युनिस्ट पार्टी का, मार्क्सिस्ट पार्टी। हर देश में आपको देखने के लिए मिलेगी, भारत में भी है और बहुत सारे देश हैं उनमें भी है। तो सब में ये क्या मिलती है आपका? देखने के लिए आपका मिलती है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस तरह की ये पार्टी है, क्या चीजें हैं, ताकि आप इन सब चीजों को
बहुत अच्छे से आपका एक एक करके समझ पाओ। ठीक है, आगे बढ़ते चलिए, आगे चीजों को सीखते चलिए, आगे देखते चलिए। अब ये देखिए कुछ और फोटो है। गणतंत्र नेपाल जिंदाबाद, इस तरह के चश्मे, लोग, युवतियां, युवक, नेपाल के लोकतंत्र और दल में बहालों की मांग कि लोकतंत्र की जो बहाल है उनको बहाल कीजिए। देखिए इसमें दिखाई दे रहा है। अब देखिए थोड़ा पढ़ते हैं। इसमें माओवादी, बागी और अन्य संगठन भी साथ थे। एक वहां संगठन है माओवादी, कभी मौका मिला तो मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या होते हैं। लोग कर्फ्यू तोड़कर सड़कों पर उतर आए। करीब 1 लाख लोग रोजाना एकजुट होकर लोकतंत्र की बहाली की मांग कर रहे थे और लोगों की इतनी बड़ी तादाद में आगे सुरक्षा की एक ना चल सकी। 21 अप्रैल के दिन आंदोलनकारी की संख्या 4 से 5 लाख हो गई। और क्या हो गई कि इतनी बड़ी संख्या क्या होगी वो आंदोलनकारियों की इसमें हो गई। ठीक है, क्या ध्यान रखना कि जो आंदोलनकारी है उनकी संख्या कितनी होगी, इतनी पहुंच गई। आंदोलन ने राजा को अल्टीमेटम दे दिया। अल्टीमेटम का मतलब होता है एक समय निश्चित बांध दी कि आपको ये दिन तक ये काम करना है, नहीं तो फिर देख लेना। राजा ने आधे अधूरे मन से कुछ रियायतों देने की घोषणा कर दी कि कुछ जो मेरे पास रियासत हैं उनको मैं आपको दे दूंगा। जिस आंदोलन के नेता ने यह स्वीकार नहीं किया, यानी कि जो उस आंदोलन को लीड कर रहा था उस लीडर ने मना कर दिया। नेता मांगों पर अड़िग रहे कि संसद को बहाल किया जाए। वो किस पर अड़े थे कि हमको क्या कराना, जो हमारी संसद है उसको बहाल किया जाए, सर्वदलीय सरकार बने तथा नए संविधान सभा का गठन हो। और कैसी हो? सर्वदलीय आपकी सरकार हो, जितने दल है उनकी सरकार हो और नए संवैधानिक सभा का गठन हो। 24 अप्रैल 2006 को अल्टीमेटम का अंतिम दिन था। इस दिन राजा तीनों मांगों को मानने के लिए बाध्य हो गया। यानी कि जो डेट दी थी उस लास्ट डेट पे राजा ने क्या कर लिया, अपने आप को उन सबको बातों को मानने के लिए जो अल्टीमेटम दिया गया था उसको उन्होंने फिक्स रूप से मांग लिया और उसके लिए बाध्य कर दिए। एसपीए ने गिरजा प्रसाद कोराईकल को अंतिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना। संसद फिर बहाल हुई और इससे अपनी बैठक में एक कानून पारित किया। इस कानून के सहारे राजा की अधिकांश शक्तियां वापस ले ली गईं। नई संविधान सभा के निर्वाचित के तौर तरीके पर पीएसएल और माओवादी के बीच सहमति बनी। 2008 में राजतंत्र खत्म हो गया और नेपाल संघीय लोकतंत्र गणराज्य बन गया। कब बना? 2008 में, यानी कि उससे पहले वहां क्या था, राजा का ही शासन था। 2015 में यहाँ एक नए संविधान को अपनाया गया। नेपाल के लोगों का यह संघर्ष पूरे विश्व के लोकतंत्र प्रेमी के लिए एक प्रेरणा थी। और क्या हुआ, जिस तरह से ये हुआ था, ये जितने भी लोकतंत्र के लोग हैं उनके लिए क्या थी, एक आपकी प्रेरणा थी। अब बात करेंगे थोड़ा सा इसमें, आप ध्यान रखिए कि जो बोलीविया का जो युद्ध है, जल युद्ध, उसके विषय की हम लोग बात करेंगे। तो हमने नेपाल की पूरी स्थिति को देखा कि नेपाल में कैसी स्थिति है और क्या चीजें किस प्रकार से हो रखी हैं, उसको समझने का प्रयास किया और उसको जानने का प्रयास किया। ये चीजें क्या हैं और ये किस प्रकार की हैं, ताकि हम इन सब चीजों को समझ सकें, बहुत अच्छे से सुन सकें और उनको देख सकें। अब देखिए, नेपाल अथवा पोलैंड की कथाएं लोकतंत्र की स्थापना और उसके पुनरुद्धार की बताती थी। कह रहे जो आपके नेपाल के लोग हैं और वहाँ के पोलैंड की जो भी आपकी कथाएं हैं, वहाँ के लोकतंत्र की स्थापना की, ये कैसे स्थापित हुए हैं और उन्हें कैसे पुनरुद्धार किए हैं, इस बातों को वो आपका बताती हैं। जो उनका संघर्ष है उसको समझाने की कोशिश करती हैं। लेकिन जन संघर्ष की भूमिका लोकतंत्र की स्थापना के साथ खत्म नहीं हो जाती। और कह रहे हैं जो जन संघर्ष है उसमें जो लोकतंत्र है उसकी जो साथ खत्म हुई चीजें हैं वो भी आपकी समाप्त नहीं हो जाती। बोलीविया में लोगों ने पानी के निजीकरण के खिलाफ एक सफल संघर्ष चलाया। क्या चलाया बच्चों, ध्यान देना है। बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ एक संघर्ष चलाया। अब देखिए
क्या है पानी के लिए आपका संघर्ष, उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और क्या उसकी पृष्ठभूमि है, उस सारी पृष्ठभूमि को हम लोग जान लेते हैं। इससे पता चलता है कि लोकतंत्र की जीवत से जन संघर्ष का अंदरूनी रिश्ता है। कैसा है उसका अंदरूनी रिश्ता है। बोलीविया लातीनी अमेरिका का एक गरीबी देश है। विश्व बैंक ने यहाँ की सरकार पर नगर पालिका द्वारा की जा रही जल आपूर्ति अपना नियंत्रण छोड़ने के लिए दबाव डाला। अब क्या कर रही थी वर्ल्ड बैंक? आपको सरकार को प्रेशर कर रही थी नगर पालिका को कि जो आपका जल आपूर्ति का जिम्मा मिला है हम उस नियंत्रण को छोड़ना चाहते हैं, और ये आपका प्रेशर गिर रही थी जो गवर्नमेंट है वहाँ की नगर पालिका उसके ऊपर। उन्होंने क्या कर दिया, उसको आपका मना कर दिया कि हम लोग क्या करते हैं, हम इसको एक्सेप्टेबल नहीं करते। सरकार ने कोच बाबा शहर में जल आपूर्ति के अधिकार में एक बहुराष्ट्र कंपनी को बेच दिया गया। अब सरकार ने क्या काम करा कि वो नियंत्रण कह लीजिए या फिर वो अथॉरिटी कह लीजिए, एक मल्टीनेशनल आपका कंपनी थी, उन्होंने उसको क्या कर दिया, आपका सेल आउट कर दी, यानी कि बेच दिया कि आज से जो पानी का व्यवस्था होगी उसका मैनेजिंग होगा, बॉडी होगी, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस तरह से आएगा, कैसे आप करेंगे, ये पूरी रेगुलेटिंग और मॉनिटरिंग की जो अथॉरिटी है उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनी को सौंप दी और उसको एक्सेप्टेबल बना दिया। ठीक है, इस कंपनी के आन फान में पानी की कीमत 4 गुना इजाफा कर दिया गया। हुआ क्या कि जो पानी के रेट थे बिना सोचे समझे, आन फान का मतलब होता है बिना सोचे समझे, क्या कर दिया उन्होंने, 4 टाइम्स कर दिए, 4 गुना कर दिए। और 4 गुना जब हो गए, यानी कि अगर मान लीजिए 1 रुपये लीटर भी था तो अब वो 4 रुपये हो गया, तो जाहिर सी बात है लोगों में जनमानस में पानी के प्रति क्या होगा, एक संघर्ष बढ़ेगा। ठीक, और एक बिल जो है मानसिक आपका तनाव भी बना रहेगा। अब देखिए क्या होता है, अनेक लोगों का पानी का मासिक बिल 1000 रुपए तक पहुंच जाएगा। अब देखिए बिल कितना आने वाला, पानी का 1000 रुपए, यानी कि जो संसाधन हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना चाहिए हम उसको पैसे में तोल रहे हैं। देखिए, जबकि बोलीविया में लोगों की औसत आमदनी कितनी थी, 5000 रुपए महीना थी। और कितनी थी औसत आमदनी आपका, 5000 रुपए महीना। इसके फलस्वरूप स्वयं में जन संघर्ष भड़क गया। अब लोगों में क्या हो गया, आंदोलन की चीजें आपकी भड़कने लगी कि क्यों हो रहा है ऐसे, महंगाई क्यों कर दी गई। अब एक स्वाभाविक बात है कि अगर किसी चीज के दाम अचानक से 4 गुना बढ़ जाएं तो समस्या होना, ये सब चीज चलना आपका बहुत स्वाभाविक है। सन 2000 की जनवरी में श्रमिकों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं तथा सामुदायिक नेताओं के बीच एक संगठन ने आकार ग्रहण किया। अब जो भी आपके ह्यूमन राइट्स के जो भी एक्टिविस्ट थे और आपके सामुदायिक के जो आपके नेता थे, इन्होंने क्या कर लिया, एक अपना संगठन बना लिया। आकार ग्रहण का मतलब करने का मतलब है एक आपकी यूनिटी हो गई इन दोनों समूहों के बीच। इस संगठन ने शहर में 4 दिनों तक कामयाबी आम हड़ताल की और कायम रही इनकी एक हड़ताल। इन्होंने क्या करा, 4 दिन तक एक हड़ताल कर दी। सरकार बातचीत करने के लिए राजी हुई और हड़ताल वापस ले ली गई, फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा। फरवरी में आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन इस बार पुलिस ने बर्बरतापूर्वक दमन किया। अप्रैल में एक और हड़ताल हुई, सरकार ने मार्शल लॉ लगा दिया। कैसे कर दिया, मार्शल लॉ पहले जनवरी में हुई, फिर आपका फरवरी में और फिर अप्रैल में, और पहले दबाया लठपीट से और इस बार मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ का मतलब होता है आपका मिलिट्री शासन हो जाता है और देखते ही आदमी को गोली मारने का आदेश टाइप में कुछ होता है। लेकिन जनता की ताकत के आगे बहुराष्ट्र कंपनी के अधिकारियों को शहर छोड़कर भागना पड़ा। सरकार को आंदोलनकारी की सारी बातें माननी पड़ी। बहुराष्ट्र कंपनी के साथ किया गया करार आपका रद्द कर दिया गया, यानी कि जो मल्टीनेशनल कंपनी के साथ जो आपका गवर्नमेंट ने जो आपका करार किया था, जो भी संविदा की थी, उसको कैंसिल कर दिया गया। जल आपूर्ति द्वारा नगर पालिका को सौंप दी गई और कह रहे हैं जो भी आपकी जल आपूर्ति थी वो आपको नगर पालिका को सौंप दी गई। इस आंदोलन को बोलीविया के जल युद्ध के नाम से जाना जाता है और कह रहे हैं कि इसलिए बोलीविया में इसको क्या नाम जानते हैं, जल युद्ध, कि जल के लिए युद्ध हुआ, जल के लिए संघर्ष हुआ, इसलिए इसका नाम पड़ा जल युद्ध। तो नेपाल में लोकतंत्र की जो पूरी कहानी है उसको स्टेबल करने की, तो उसके बीच पूरी स्टोरी को आपने समझा।
पोलैंड में किस तरह से सब लोगों की सत्ता की साझेदारी हो, पिछले चैप्टर में समझा, और इस समय बोलीविया में कैसे जल युद्ध हुआ, उसकी पूरी कहानी और आपका पृष्ठभूमि को आपने इस लेक्चर के माध्यम से समझा। तो इतनी चीजों को आप लोग बहुत अच्छे से देख चुके हैं, बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो बच्चों, इसमें अभी तक कोई भी चीज अगर ऐसा है जो आपको समझ नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई टॉपिक इसी में जो आपका पॉइंट आउट है उसको दोबारा रिवीजन करना है, उसको दोबारा समझाना है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर ऐसा कुछ आपका प्रश्न है, ऐसा कुछ डाउट है, तो आप मुझसे पूछ लीजिए बच्चों। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे बच्चे बहुत अच्छे से इन सब चीजों को आपका पढ़ रहे होंगे, ध्यान दे रहे होंगे, ताकि सारी चीजें आप लोग इसको बहुत अच्छे से बनाए रखें, ताकि ये सारी चीजें इसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएं और आप उन पर बहुत अच्छे से अपनी नजर बनाए रखें। ठीक है बच्चों? तो अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछिए। चलिए, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग उस पर ध्यान देंगे और बहुत अच्छी तरह से आप लोग पढ़ेंगे भी इसको और इसको देखेंगे भी। ठीक है? चलिए, यहां तक कोई डाउट नहीं है किसी का भी? आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए, लोकतंत्र और जन संघर्ष, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान देना है कि आप किसको लोकतंत्र कहेंगे, आप किसको जन संघर्ष कहेंगे, क्या है जन संघर्ष की कहानी, क्या है लोकतंत्र की कहानी। लोकतंत्र को आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर मैं डेफिनेशन आपसे पूछूं कि लोकतंत्र क्या है, यानी कि जनता का शासन ही लोकतंत्र है। सिंपल समझिए, जिसका राजा वंशानुगत ना हो, यानी कि जनता के शासन को ही हम लोकतंत्र कहेंगे। वही डेमोक्रेसी है जहां जनता अपने प्रतिनिधि को चुनकर बैठाती है, यानी कि वहां कोई वंशानुगत राजा नहीं होता। नेपाल में क्या पहले आपका डेमोक्रेसी थी, लोकतंत्र था जब राजा था? तो नहीं, वहां की जनता ने आंदोलन किया, उस राजा के अधिकारों को समाप्त किया, संसद को बहाल किया और लोकतंत्र स्थापित किया। ठीक है? तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, इनको आपको ध्यान रखना है, किस तरह से लोकतंत्र होते हैं, क्या संघर्ष की कहानी है। और आप पर छोड़ दीजिए, आपको अपने देश के इस लोकतंत्र के बनने तक की पूरी कहानी को पढ़ना है। तो आप लोग पढ़ सकते हैं कि आपका किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, उन लोगों ने कैसे भारत में अपना शासन किया, उन सारे शासन को, कालक्रम को आप लोग देख सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और भारत कैसे एकीकृत होकर आज लोकतंत्र का एक स्तंभ बन गया है और विश्व में सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में आपका प्रचलित है। और जितनी विविधता, संस्कृति, खान पान, रहन सहन, धर्म, बोली, भाषा, क्षेत्र है, इसके आधार पर एक समृद्ध लोकतंत्र के रूप में अपनी पहचान बनाने के लिए सक्षम रहा है। तो आप इन सब चीजों को देख सकते हैं, इन सब चीजों को आपका समझ सकते हैं बच्चों। ठीक है? इन दो कथाओं का संदर्भ बड़ा, जो आपका संघर्ष है और जो वह चीजें हैं जो उनका संदर्भ, वो क्या है बच्चों? बहुत ही बड़ा अलग है। ठीक? नेपाल में चले आंदोलन का लक्ष्य लोकतंत्र को स्थापित करना था। नेपाल में जो आपका लोकतंत्र, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम लोकतंत्र को स्थापित करें। जबकि बोलीविया में ये जन संघर्ष में एक निर्वाचित और लोकतांत्रिक सरकार को जनता की मांग मनवाने के लिए बाध्य किया। यानी कि वहां ऑलरेडी लोकतंत्र था, वहां डेमोक्रेसी थी। कहां? बोलीविया में। तो वहां जो जन माने लोग, और संघर्ष मतलब जो लोगों ने लड़ाई लड़ी, वो किसके लिए थी? लोकतंत्र में जनता के लिए थी। क्यों थी? क्योंकि वो पानी का जो वैट है, जो कर लग गया था, उससे मुक्त और नियंत्रण पाने के लिए था। बोलीविया का जनसंघर्ष संस्कार की एक विशेष नीति के खिलाफ था। ध्यान दीजिए, जनसंघर्ष क्या था? सरकार की एक विशेष नीति के खिलाफ था। जब नेपाल में चले आंदोलन ने यह तय किया कि देश की राजनीतिक नींव क्या होगी, ये दोनों ही संघर्ष सफल रहे, लेकिन इनके प्रभाव के स्तर अलग थे। कह रहे जो इनका इफेक्ट हुआ, वो दोनों का जो आपका लेवल था, वो क्या था? बिल्कुल डिफरेंट था। एक दूसरे के लेवल से क्या थे? बिल्कुल अलग थे। एक दूसरे के लेवल से वो कतई भी आपका मैच नहीं करते थे। ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। ठीक? इनके बीच क्या चीज है।
ताकि आप लोग उसको बहुत अच्छे से देख सकें, ठीक, और आप इसको समझ सकें। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इन अंतरों के बावजूद दोनों की ही कथाओं में कुछ ऐसी बातें हैं जो लोकतंत्र के अतीत और भविष्य के लिए प्रासंगिक है। जो क्या है? लोकतंत्र का जो अतीत है, अतीत का मतलब जो पास्ट हमारा रहा है, और उसका जो आपका भविष्य है उसके लिए आपके प्रासंगिक है, मतलब उन पर प्रश्न चिन्ह करना, उनके बारे में लॉजिकल सोचना बिल्कुल राइट है। ये दोनों कथाएं राजनीतिक संघर्ष का एग्जाम्पल है। जन समर्थन की सार्वजनिक अभिव्यक्ति ने नेपाल को उसके परिणाम तक पहुंचाया, यानी जो संघर्ष हुआ उस संघर्ष में आपका नेपाल को आपका वहां तक पहुंचाया है। अगर वो लोग आंदोलन ना करते तो इस तरह की जो आपकी चीजें हैं, जो इस तरह का रिजल्ट है, वो शायद उनको ना मिलता। और दोनों ही जो आपकी घटना हुई है उसमें राजनीतिक संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि संगठन थे, एक उनका विजन, उनका लक्ष्य क्लियर था, उनके दिशा निर्देश थे, उनके पास नियम थी, उनके पास अपनी बातें रखने के लिए अपने बिंदु थे, जिस तरह से उनका संगठन प्रभावी रूप से काम कर पाया, क्योंकि उनके पास अपने नियम, अपनी चीजों से ज्यादा जनता का सपोर्ट उनको फुल फ्लैश मिला। फुल फ्लैश का मतलब है पूर्णतः उनको समर्थन मिला, और जिसके कारण बोलीविया की सरकार उस बेट को, उस जो कंपनी के साथ आपका करार किया था मल्टीनेशनल कंपनी के साथ, उसको डिसॉल्व करना पड़ा, और उधर आपका नेपाल के राजा को उन सारी चीजों को छोड़कर नई तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित होने के लिए उसको मजबूर होना पड़ा। तो ये बड़ी एक अच्छा एग्जाम्पल सामने निकल के आता है कि यूनिटी में बड़ी ताकत होती है। जो आपकी यूनिटी होती है उसमें बड़ी ताकत होती है। अगर आपका विजन बिल्कुल साफ और सुथरा है तो मान लीजिए आपको कोई कुछ नहीं करने वाला है, सारी चीजें आपकी बहुत साफ हो जाएंगी, सारी चीजें आपकी बहुत अच्छी हो जाएंगी, बस एक आप लोग अपनी मेहनत पर लगे रहिए। इस तरह ही कुछ हमारा पढ़ाई का होता है। अगर हम पढ़ाई को मेहनत से पढ़ते हैं, पूरी लगन के साथ पढ़ते हैं, एक बार कुछ न मार्क्स काम भी तब भी नहीं हटते, तो निश्चित हमें सफलता मिलती है। एग्जाम्पल है बोलीविया का। पहले सरकार ने बोल दिया हम करेंगे, फरवरी में गए, उनको आपका दमन किया, मार्च जब अप्रैल में शासन किया तो उन पर क्या लगा दिया बच्चों, मार्शल लॉ लगा दिया, लेकिन फाइनली उन्होंने उसको रिमूव कराकर होश लिया। तो इस तरह से चीजें हमारे जीवन में भी होती हैं। उठक पटक, आपकी उतार चढ़ाव हमारे जीवन में भी आते हैं। हमको स्टेबल होकर, नियत होकर, कुछ भी हो जाए, हमें अपनी पढ़ाई को बिल्कुल जारी रखना है, ताकि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास कर सकें जो हमसे हो। क्योंकि संभव तभी होता है जब हमारे मन में लक्ष्य हो, और लक्ष्य को पाने के लिए जो हम प्रयास करते हैं तो हर संभव प्रयास हमारे द्वारा ही होता है, नहीं तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमें इस तरह की अपनी योजना बनानी है अपने पढ़ने के लिए भी, और हम चीजों को सीख रहे हैं तो उसको सीखते हुए मेमोराइज करते हुए चीजों को रखना है। देखिए, मैं कुछ चीजों को हाईलाइट करते हुए चलता हूँ। तो सिंपल मतलब है कि ये की पॉइंट है, आप इनको याद रखिए। आप अपने हिसाब से अपनी बुक में आप लोग कच्ची पेंसिल से, हाइलाइटर से या किसी और चीज से आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं, ताकि जब आप पढ़े तो आप लोग की पॉइंट के रूप में उसको एक्सेप्ट कर लें। तो आप इस तरह से भी आप लोग पॉइंट बना सकते हैं। मैं देखता हूं कि बहुत बच्चे लिख भी लेती हैं, बच्चे लिखते हैं, और कुछ बच्चे इसको हाईलाइट कर लेती हैं। तो जैसा आपको उचित लगे आप लोग करिए, क्योंकि फाइनली आंसर तो आप ही को लिखना है एग्जाम में। तो आप किस तरह से उसको याद रखते हैं, किस तरह से उसको देखते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। क्लियर है बच्चों? आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपको 9वीं कक्षा की पाठ्य बुक के पहले अध्याय की याद हो तो आप पहचानेंगे कि पूरे विश्व में लोकतंत्र का विकास ऐसे ही हुआ है। और कह रहे हैं कि अगर 9वीं बुक पढ़िए तो आपको पता लगेगा कि पूरे विश्व में लोकतंत्र कुछ ऐसे ही बना है। ठीक इस तरह हम इन दो एग्जाम्पल से कुछ सामान्य निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? ध्यान देना है। क्या निकालने? लोकतंत्र का जन संघर्ष के जरिए विकास होता है। क्या होता है? विकास होता है। यही संभव है कि कुछ महत्वपूर्ण फसलें आम सहमति से हो जाएंगी, और पहले ऐसे फैसलों के पीछे किस तरह का संघर्ष ना हो, यह हमको देखना है। फिर भी इसके अपवाद की कही जाए, लोकतंत्र का निर्णायक घड़ी अमूमन वही होती है जब सत्ताधारी और सत्ता के हिसाब में चाहने वालों के बीच संघर्ष होता है। कि जो भी चीज है, आप सत्ता है, उन संघर्ष, उनको चाहने वाली चीज होती है, उनको हमको देखना होता है। ऐसी घड़ी तब आती है जब कोई देश
लोकतंत्र की ओर अपना कदम बढ़ाता है। उस देश में लोकतंत्र का विस्तार हो रहा था अथवा लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होने की प्रक्रिया लगी थी, और कह रहे हैं कि लोकतंत्र की जो आपकी जड़ें थी वो आपका मजबूत होने लगी थी। उस प्रक्रिया को हम लोग पढ़ रहे थे। लोकतांत्रिक संघर्ष का समाधान जनता की व्यापक लामाबंदियों के जरिए होता है। संभव है कि कभी कभी इस संघर्ष में समाधान मौजूदा संस्थाएं मसलन संसद अथवा नगर पालिका के जरिए होता है। कह रहे कभी कभी क्या होता है, संसद क्या होता है या फिर जो आपकी नगर पालिका है उसके जरिए होता है। तो हमें इन चीजों को ध्यान रखना है। लेकिन जब विवाद ज्यादा गहन होता है तब ये संस्थाएं स्वयं विवाद का हिस्सा बन जाती हैं। ऐसे में समाधान इन संस्थाओं के जरिए नहीं बल्कि बाहर यानी जनताओं के माध्यम से होता है। और कई बार जब कोई डिस्प्यूट हो जाता है शायद ये संस्था उसको सॉल्यूशन नहीं दे सकती, तो हमको क्या करना चाहिए, जनता के माध्यम से ही उसका जो सॉल्यूशन है वो आपका सॉल्व हो जाता है। तो इन सभी चीजों पर, इन सभी की पॉइंटों पर हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। क्लियर है? ताकि हर एक चीज, हर एक रीजन थोड़ा आपका क्लियर हो जाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के इन सारी चीजों को हम लोग आपका देखते हैं कि किस तरह की चीजें हैं और क्या है ये चीजें। क्लियर है? आगे देखते हैं। अब देखिए, ऐसे संघर्ष और लामबंदियों का आधार राजनीतिक संगठन होते हैं। कह रहे जो भी है संगठन बनते हैं उसमें आपका बहुत सारा आपका संगठन होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं और ये हमको आपका देखना होता है कि क्या चीजें हैं और आपकी किस तरह से हैं, ये हमको समझने का, आपका जानने का हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह बात सच है कि ऐसे ऐतिहासिक घटनाओं में स्वस्फूर्ति होने की भाव कहीं ना कहीं जरूर मौजूद होता है, लेकिन जनता की स्वयतापूर्ति राजनीतिक भागीदार संगठित राजनीति के जरिए कारागर होती है। संगठित राजनीति के कई माध्यम हो सकते हैं। ऐसे माध्यमों में राजनीतिक दल, दबाव समूह और आंदोलन समूह में शामिल होता है। कह रहे जो आंदोलन का समूह है उसमें क्या होता है, आपका शामिल होता है। तो उन सारे समूहों को, उन सारी चीजों को हम लोगों को समझना चाहिए और उसके समझने का हम लोगों को प्रयास भी करना चाहिए। अब देखिए, छोटी सी कहानी है, चीजें हमको समझते हैं। सन 1984 में कर्नाटक शहर ने कर्नाटक पावर वुड लिमिटेड नामक एक कंपनी बनी। इस कंपनी को लगभग 300 हेक्टेयर भूमि 40 साल के लिए तरह मुफ्त दे दी गई। इसमें से अधिकांश जमीन का इस्तेमाल किसान अपने पशुओं के चारे के रूप में कर सकता था। कंपनी ने इस जमीन पर यूकेलिप्टस के पेड़ लगाना शुरू कर दिया। इन पेड़ों के इस्तेमाल से कागज बनाने में लुगदी तैयार की जाती थी। सन 1887 में अतोड़े और रोप का नाम आंदोलन शुरू हुआ। हिंसक प्रतिरोध का सत्ता अख्तियार लिया। लोगों ने यूकेलिप्टस के पेड़ों को तोड़कर उनकी जगह वैसे पेड़ों के बिचौड़ लगाए जो जनता के लिए फायदेमंद थे। नीचे दिए गए नामों को देखिए, आप इसमें किस तरह के समूह में होते तो अपना पक्ष का क्या समर्थन करते। स्थानीय किसान, पर्यावरण कार्यकर्ताएं, उपयुक्त कंपनी के काम करने वाले अधिकारी या कागज के उपभोक्ता। तो बता रहे कि जो आपका जमीन है उसमें किस तरह की चीजें होनी चाहिए थी। अगर आप इनमें से कुछ भी होते तो आप क्या करते? एक्टिविस्ट होते पर्यावरण, क्या आपकी नजर में पेड़ कटना सही था? अगर स्थानीय किसान होते तो आपकी नजर में क्या था? और अगर आप कंपनी के हित में होते तो क्या जो पेड़ कटे हैं वो गलत थे? और अगर आप एक लोग कागज व्यापारी होते, उपभोक्ता होते, तब क्या होता आपकी दृष्टि में? तो ये सब चीजों को समझने का हमको प्रयास करना चाहिए। तो बच्चों, इस लेक्चर के माध्यम से हमने आंदोलन की पूरी कहानी आपके नेपाल में लोकतंत्र को आपके स्थापित करने में समझी कि आंदोलन का क्या मतलब है, क्या उसका महत्व है। और जन संघर्ष की कहानी को हमने बोलीविया के एग्जाम्पल से समझा कि बोलीविया में लोकतंत्र स्थापित होते हुए भी जनता केवल अपनी सरकार के एक जो उन्होंने फैसला लिया था उसका विरोध कर रही थी। उस विरोध में आपका जन संघर्ष हुआ। उस पूरे जन संघर्ष को हमने पढ़ा। तो हमने आंदोलन और जन संघर्ष के दोनों कहानी को नेपाल और बोलीविया के एग्जाम्पल से बहुत खूब तरीके से उसको समझा है। तो आज के लेक्चर में जितनी चीजों को हमने पढ़ा और समझा है, कोई भी आपका डाउट है, कोई भी आपका कमेंट है, कोई चीज आपको समझ नहीं आई है, तो बच्चों प्लीज आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को, अपने डाउट को
मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। तो बच्चों, अगर कोई आपका प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।